हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 7 साइंस बुक का सेकंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे। इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आखिर एनिमल्स में न्यूट्रिशन क्या होता है, वो कैसे अपना खाना वो खाते हैं, कैसे डाइजेस्ट करते हैं, कैसे उनको खाना मिलता है, खाने के अलग अलग तरीके, क्या कौन सा एनिमल क्या खाता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो ने हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अभी देर न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1 दैट plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animal cannot. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. Some animals eat both plants and animals. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. अच्छा, अभी हमें यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में यानी कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था कि प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अभी वो लोग फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो करते हैं अपना खाना खुद बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बट एनिमल्स के नॉट। प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं वो नहीं बना सकते हैं। एनिमल्स को अब खाना कहाँ से मिलता है? एनिमल्स फूड्स उनको कहाँ से मिलता है? एनिमल्स को यहाँ पे वो भी बताया गया है, एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स ईदर डायरेक्टली बाय ईटिंग प्लांट्स और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। अभी यहाँ पे बताया गया है कि एनिमल्स जो होते हैं उनको फूड प्लांट से ही मिलता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, दोनों तरीके से। डायरेक्टली कैसे हो गया? जो वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, खुद कंज्यूम करते हैं। और इनडायरेक्टली यहाँ पे हो गया कि वो लोग वो जो प्लांट्स खाने वाले एनिमल्स होते हैं उनको खाते हैं। ठीक है, तो हो गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनिमल्स होते हैं उन्हें फूड प्लांट से ही मिलते हैं। सम एनिमल्स कैन ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऑर्गेनिजम्स जितने भी एनिमल्स हो गए, जीव जंतु जितने भी होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन, उनको अपने बॉडी के ग्रोथ, रिपेयर और फंक्शनिंग के लिए खाना चाहिए ही होता है। ठीक है, बॉडी के ग्रोथ, अगर हमें अभी हाइट जैसे बढ़ती है, हम मतलब फैट आता है, मोटे होते हैं, जैसे पतले होते हैं, ये सब ग्रोथ कहलाते हैं। ठीक है, ये सब बॉडी के ग्रोथ के लिए ये सब खाना हमें खाना पड़ता ही है, और हमें खाने से ही एनर्जी मिलती है, हम कुछ काम कर सकते हैं, खेल सकते हैं, ये सब बस खाने से ही होता है। ठीक है, खाना और पानी ये दोनों चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग इनके बिना रह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ग्रोथ, रिपेयर, अभी हमें कहीं चोट लगी है, ठीक है, कहीं चोट लगने पे वो भी रिपेयर होता है, वो धीरे धीरे बॉडी वो खुद रिपेयर करती है ना। तो इनके लिए क्या ज़रूरी होता है? खाना, न्यूट्रिशन ज़रूरी होता है। न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में आएंगे तभी अच्छे से हमारी बॉडी फंक्शन करेंगी, हम हेल्दी रहेंगे, एनर्जेटिक रहेंगे। ठीक है, ये सब होता रहेगा। अच्छे से बॉडी फंक्शन करने के लिए हमें खाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे अभी
न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, क्या क्या इनमें आता है, यहाँ पे बताया गया है, बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे दिया गया है कि एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। अब क्या कहा गया है यहाँ पे, इसका मतलब है एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट। अब एनिमल न्यूट्रिशन क्या जोड़ता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स। अभी हम लोगों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स वो होता है, वो तत्व होता है, ठीक है, जो हमारे खाने में मौजूद होने चाहिए, हमारे बॉडी के लिए जो ज़रूरी है। मतलब प्रोटीन, विटामिन्स, ये सब, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, जो खाने के जो कंपोनेंट्स होते हैं, तत्व होते हैं, तत्वों को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये न्यूट्रिएंट्स जब हमारे खाने के ज़रिए हमारे अंदर जाती है, ठीक है, तो जब वो खाना हम खाते हैं उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं तो बॉडी अच्छे से वो यूटिलाइज़ करती है, उनको कहाँ कहाँ यूज़ करना है या बॉडी के लिए क्या क्या ज़रूरी है, वो उस हिसाब से उसे कन्वर्ट करती है, ठीक है, कन्वर्ट करके उसे पूरी बॉडी में काम पे उसे लगाती है। तो इसे बोलते हैं एनिमल जो न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये सब काम होता है हमारे बॉडी में, हमारा खाना और न्यूट्रिएंट्स का पूरा जो ये न्यूट्रिशन है, ये हमारे खाने के ऊपर ही डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम आगे यहाँ पे देखेंगे, यू हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स, ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम। तो यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स यानी कि तत्व जो मैंने अभी बोला है, विटामिन, प्रोटीन, ये सब, कार्बोहाइड्रेट, ये सब यहाँ पे लिस्ट करना है, आप लोग यहाँ पे लिस्ट कर सकते हो। अब हमें यहाँ पे मिलता है द components of food such as carbohydrate are complex substance. These complex substance cannot be utilized as such, so they are broken down into simpler substances. The breakdown of complex components of food into simpler substance is called digestion. अब इससे हम कैसे कह सकते हैं, देखिए, जो अभी तत्व हो गया, ठीक है, मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया। कार्बोहाइड्रेट एक तत्व है, हमारे खाने के अंदर होता है, जो क्या होता है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक मतलब हार्ड चीज़ें होती है, हार्ड इन द सेंस छूने से नहीं, ठीक है, वो मतलब बहुत सारे मिक्सअप, ऐसे मान लीजिए वो एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बहुत मुश्किल वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को वो डायरेक्टली हमारी बॉडी यूटिलाइज़ नहीं कर सकती, जैसे हमें मिलता है, ठीक है, उसे ब्रोक करना पड़ता है, मतलब वो छोटे पीसेस में उसे कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी क्या होता है, वो सिंपल कॉम्प्लेक्स चीज़ों से सिंपल सब्सटेंस में वो कन्वर्ट होता है। जैसे हमें तोड़ देते हैं चीज़ों को, ठीक है, तो वो हम तोड़ने के बाद द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड टू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। अब क्या कहता है, जो हम जब तोड़ देते हैं किसी हार्ड कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम तोड़ के सिंपल वे में लाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को जो होता है उसे डाइजेशन कहते हैं। मतलब जो हम बोलते हैं हज़म होता है, उसी को डाइजेशन या हज़म होना बोलते हैं। तो अभी यह मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताती हूँ। देखिए, हम क्या होता है कि एक हम पूरा का पूरा चीज़ हम उसे निगल नहीं सकते, ठीक है। एक एप्पल को ले लेते हैं हम एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे। एक एप्पल को हम एक ही साथ में उसे निगल नहीं दे सकते, ठीक है। उससे हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसे हम ऐसे अगर पूरा का पूरा खाते हो, हम दांत से उसे चबा कर खाते हैं, ठीक है, टुकड़ा टुकड़ा करके हम उसे निगलते हैं, या फिर हम प्लेट्स में छोटे छोटे पीसेस में काटते हैं, फिर उसको हम वैसे ही खाते हैं। वैसे ही एक कॉम्प्लेक्स चीज़ को हम एक पूरा का पूरा एप्पल मान लेते हैं, और उसी एप्पल को हमारे अंदर वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक एप्पल है, ठीक है। तो एप्पल को पूरा का पूरा वैसे का वैसा ही तो हम वो खा नहीं सकते, निगल नहीं सकते। वैसे ही हमारी बॉडी में एक कार्बोहाइड्रेट जो है वो एक एप्पल के फॉर्म में है। जब तक हम उसे तोड़ेंगे नहीं, वो सिंपल फॉर्म में नहीं आ सकता, जा नहीं सकता, हमारी पूरी बॉडी में उसे एक्सपेंड नहीं कर सकते, ये समझ लीजिए।
तो जब हम एप्पल को काटेंगे या फिर छोटा छोटा उसे हम चबा के छोटा पीसेस में करेंगे, तभी हम उसे काम पे लगा सकते हैं या फिर हम हज़म कर सकते। पूरा का पूरा निगल जाएंगे तो हम हज़म नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वो निगल भी नहीं सकते। पूरा का पूरा एक बड़ा एप्पल हम निगल भी नहीं सकते। वैसे ही कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स, एक पूरा शेप मान लीजिए एक एप्पल की तरह है, जो कि बिना काटे हम खा नहीं सकते, उसे हम निगल नहीं सकते, ऐसी चीज़ हो गई वो, समझ गए। तो डाइजेशन अब क्या कहलाता है? डाइजेशन हम किसे कहते हैं? कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ को, यानी कि दिस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच। तो यहाँ पे दिया गया है द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड। जो कॉम्प्लेक्स हार्ड चीज़ें हैं, मुश्किल चीज़ें हैं, खाने में कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, वो सब को हम जब छोटे पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, उस सिंपल तरीके से हम लाते हैं, उसे हम डाइजेशन कहते हैं। यानी कि द breakdown of complex components of food into simpler substances is called digestion। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं different ways of taking food। अलग अलग तरीके से कैसे खाते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अब जो हो गए हैं वो अलग अलग तरीके से खाते कैसे, यहाँ पे पता लगेगा अभी हमें। The mode of taking food into the body varies in different organism। यहाँ पे पहले ही सेंटेंस में बताया गया है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, एनिमल्स में, जीव जंतुओं में अलग अलग जीव जंतु जो होते हैं उनके खाने के तरीके भी अलग होते हैं, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ भी खाते हैं। जैसे कि अभी मधुमक्खियाँ, हमिंग बर्ड जैसे छोटे चिड़िया हो गए, वो सब क्या करते हैं, बटरफ्लाइज हो गए, वो लोग फूलों का रस जो होता है वो पीते हैं, ठीक है, वो शक्कर करके वो खाते हैं, मतलब पीते हैं। इन्फेंट ऑफ ह्यूमन मैनी अदर एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क। अभी ह्यूमन्स हो गए और काउज हो गए, ये सब क्या होता है, काव वगैरह अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो मदर्स मिल्क वो फीड कराते हैं, ठीक है, वो लोग फीड करते हैं अपने बेबीज़ को, ये सब खाते हैं। वैसे ही स्नेक्स हो गए, स्नेक्स क्या करते हैं, वो शिकार करके प्रे करते, पूरा चीज़ वो निगल जाते हैं, निगल के खाते हैं, वो चबा के नहीं खाते, ठीक है, वो लोग भी एनिमल्स हो गए ऐसे, वो निगल जाते हैं। वैसे ही हम लोग लिक्विड की तरह फिर चबा के खाते हैं। वैसे ही जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं या फिर बीज होते हैं, मधुमक्खियाँ होती है, वो बटरफ्लाइज होते हैं, ये सब फूलों का रस ही पीते हैं बस, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं। जैसे पानी में रहने वाली जो जीव जंतु होती है वो क्या करते हैं, जो फ्लोटिंग जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए वो पत्ते हो गए या फिर कुछ भी हो, वो सब खाते हैं, वो पार्टिकल्स खाते हैं जो वो पानी में बह के आते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी भी दिया गया है, यहाँ पे आपको लिस्ट करने के लिए बोला गया है कि कौन सा एनिमल कैसा फूड खाता है और किस तरीके से खाता है, आप ये भी फिल कर सकते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पे डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब डाइजेशन ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। अब हम खाते हैं, खाना खाते हैं, जब हम अपने मुंह से अंदर लेते हैं, वो जब अंदर लेते हैं वो डाइजेस्ट करके यूटिलाइज करता है। लेकिन हम जब खा लेते हैं, डाइजेस्ट करने के बाद, हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद उस खाने का क्या होता है, क्या करते हैं उस खाने से, डाइजेस्ट होने के बाद उसका यूटिलाइजेशन कैसे होता है, वो कहाँ से खा लेने के बाद, इनटेक करने के बाद वो कहाँ जाता है फूड, ठीक है। अभी यहाँ पे बताया गया है कि द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल विच बिगिंस एट द ब्यूकल कैविटी एंड एंड्स एट द अनूज। क्या होता है, अभी यहाँ पे बोला गया है कि द प्रोसेस ऑफ द फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूअस कैनल, एक रास्ते जैसा होता है, कैनल जैसा, गुफा जैसा एक रास्ता होता है, उससे कंटिन्यूअस कैनल से फूड खाना वो गुजरता रहता है। तो वो उसी कंटिन्यूअस कैनल
के पार्ट्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जो कि है ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग द रेक्टम एंड द अनूस। क्या होता है, पहले खाना वोकल कैविटी मतलब मुंह के अंदर से हम जब डालते हैं, पूरा एरिया जो मुंह का होता है उसे वोकल कैविटी कहते हैं। और जो मुंह के अंदर के बाद यहाँ पे क्या होता है, हमारा फूड पाइप होता है, वो पाइप उस पाइप से होकर जाता है, फिर हमारे स्टमक के अंदर आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो अनूज में एंड होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ, ये ज़्यादा लंबा पाथ भी नहीं है। दिस पार्ट्स टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या होता है, ये सारे पार्ट्स को मिला के पूरे को एक साथ क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं। पहला क्या हो गया, पहला यहाँ पे है ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अनूज। ये सारे एक साथ मिलके हो गया है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो क्या होता है, जब खाना धीरे धीरे पास होता है, उस कैनल से जाता है, एक के बाद एक स्टेप पार करता है, तो उससे वो ग्रेजुअली एक के बाद एक डाइजेस्ट होने का वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, वही से स्टार्ट होता है, धीरे धीरे जाके पूरा जब कंपार्टमेंट ख़त्म हो जाते हैं, पूरा ट्रैक ख़त्म हो जाता है, तब वो डाइजेस्ट होता है। और फिर द इनर वॉल्स, उसके बाद अब क्या होता है हम इसे जानेंगे। ये वेरियस कंपार्टमेंट पार करने के बाद द इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन and the various glands associated with the canal, such as salivary glands, the liver and the pancreas, secrete digestive juice. The digestive juice convert complex substance of food into simpler ones. The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system. अब क्या होता है, जो ट्रैक होता है उसके बाद स्टमक आता है। ठीक है, स्टमक आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके पास जो ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि ये हो गया यहाँ पे है स्लेवरी ग्लैंड्स, जो लार कहते हैं स्लेवरी को हम, जो हमारे एक लिक्विड जैसा एक चीज़ होता है जिसे हम अपने माउथ में जब हम खाना लेते हैं तो उससे मिक्सअप होके वो सॉफ्ट होने लग जाता है हमारा खाना। उससे वो क्या कहते हैं, उसी जूस को यहाँ पे बताया गया है कि एक तरीके से लिवर, पैनक्रीज, ये सब एक जूस प्रोड्यूस करते हैं, एक डाइजेस्टिव जूस, जो कि हमारे खाने के अंदर हम लोगों ने अभी बात की थी, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे पूरा का पूरा कार्बोहाइड्रेट आ गया, तो यहाँ पे मिल के वो मिक्स होके यहाँ पे क्या करते हैं, वो कन्वर्ट करते हैं चीज़ों को सॉफ्टन करने में। अगर मान लीजिए कोई ये ग्लैंड्स, ये जूस नहीं होते हैं हमारे मुंह पे, ठीक है, मुंह पे या कहीं पे भी अंदर ये जूस नहीं होता है, तो क्या होगा, हम जैसे खाना इंटेक कर रहे हैं, एक हम ड्राई चीज़ें खा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक पोटैटो का टुकड़ा हम खा रहे हैं, उसे हम सीधा खा रहे हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट नहीं हो रहा, जैसे हम मुंह के अंदर डाल रहे हैं वैसा ही वो अंदर चला गया, तो उसे शायद हम हज़म ना कर पाए, ठीक है, उसे हज़म ना कर पाए और हमें वॉमिट हो जाएगा। तभी वो वैसे ही एक्सेप्ट अगर नहीं करता है बॉडी, तो उसे बाहर निकाल लेता है, अनवांटेड चीज़ों को बॉडी हमारे बाहर ही निकाल लेता है, तो हमें डायरेक्ट वो वॉमिट हो जाएगा। तो ये पूरा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिससे धीरे धीरे खाना जब हम डालते हैं, खाना इंटेक करने के बाद से वो धीरे धीरे आके वो क्या होता है, हज़म होता है। तो उसी रास्ते में क्या होता है, जब व्यूकल कैविटी में, हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, व्यूकल कैविटी में हम जब डालते हैं खाना, तो यहीं पे सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो ये ग्लैंड्स क्या होता है, वो जो लार वाला ग्लैंड्स होता है, ये हमारे खाने को मुंह के अंदर ही
सॉफ्टन बना देता है, जिससे कि अंदर हमें निगलने में, इस फूड पाइप तक पहुंचने में आसानी हो। फिर स्टमक में आएगा। स्टमक के आने के बाद यहाँ पे फिर पेंट्रीज है, यहाँ पे भी यहाँ पे जूस, वो जो डाइजेस्टिव जूस के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे वो भी रिलीज़ किया जाएगा। फिर यहाँ पे सॉफ्टन होने के बाद यहाँ पे भी फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, फिर लिवर में, ये सब में एक जो जूस रिलीज़ होगा तो इसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा। और ये दोनों जो स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं, एसोसिएटेड जितनी ग्लैंड्स हैं और जो डाइजेस्टिव ट्रैक है हमारा एलिमेंट्री कैनल, उन सबको मिलाकर ही पूरा का पूरा ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी समझ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। यहाँ पे एक थोड़ा सा एक डेफिनेशन भी सिंपल सा दिया गया है। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब क्या होता है, जो कंपार्टमेंट्स है पूरा कैनल का, यानी कि एलिमेंट्री कैनल का जो कंपार्टमेंट्स है, ब्यूकल कैविटी, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, अनुज, ये सब मिला के, और जो एसोसिएटेड ग्लैंड्स है जैसे स्लेवरी ग्लैंड्स और पेंट्रीज, ये सब मिला के पूरा का पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा अंदर का सिस्टम, खाना हजम करने का और न्यूट्रिशन को यूटिलाइज करने का, ये सब इन दोनों ही चीज़ों से बना हुआ है पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे जो व्यूकल कैविटीज़ होती है। ठीक है, व्यूकल कैविटी, द माउथ, हमारा माउथ का एरिया जो हम व्यूकल कैविटी कहते हैं, इसके बारे में। मतलब अब हम पढ़ेंगे वेरियस कंपार्टमेंट्स जो है एलिमेंट्री कैनल्स के, उसके बारे में। फूड टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू the body is called ingestion। ठीक है, अब जब हम खाना खाते हैं, मुंह के अंदर हम जब डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंजेशन। ठीक है, we sew the food with the teeth and break it down mechanically into the small pieces. Each tooth is rooted in a separate socket in the gums। अब क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं उससे क्या करते हैं, हम जब अपने बॉडी के अंदर खाने को इंटेक करते हैं उससे हम इंजेक्शन कहते हैं। और हम इंजेक्शन करने के बाद हम क्या करते हैं, अपने दांतों से वो खाने को चबाते हैं, चबाकर छोटे छोटे पीसेस में हम उसे कन्वर्ट करते हैं। ये प्रोसेस क्या होता है, मैकेनिकली होता है। ठीक है, इसमें कोई केमिकल फंडा नहीं है, हम दांतों से चबा के ही हमें उसे छोटा करते हैं हम। अब हम उसे स्मॉल पीसेस में करने के बाद क्या करते हैं, उसे स्मॉल पीसेस में पहले हम तोड़ देते हैं। अभी जो दांत होते हैं, जो टीथ, वो क्या होता है, एक एक दांतों के लिए एक एक फ्रेम है। मान लो एक सॉकेट बोला गया है, यहाँ पे एक एक सेपरेट सॉकेट है और उसके अलग अलग रूट्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, अकॉर्डिंगली दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। बोला गया है जे यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमारे टीथ्स हैं, अलग अलग टीथ्स को हम अलग अलग टीथ जो है वो अलग अलग फंक्शन करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, तो उसी फंक्शन के हिसाब से उन्हें अलग अलग नाम भी दिया गया है। अब यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले के आखिरी के मतलब एकदम अंदर वाले जो 3 टीथ है, उन टीथ को मोलर टीथ कहते हैं। फिर उसके बाद के 3 टीथ्स को प्रीमोलर टीथ्स, और उसके बाद के ये साइड के जो फ्रंट के दांतों के जो साइड के टीथ्स होते हैं उन्हें हम कैनी कहते हैं। और जो फ्रंट के 4 दांत होते हैं उन्हें हम इंसीजर कहते हैं, इंसीजर। और ये पूरा हमारे दांतों का हो गया पैटर्न। ठीक है, अब हमें यहाँ पर ही एक छोटा सा नोट दिया गया है, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ के ऊपर। ये तो सबको पता है, जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है, छोटे से हमारा एज बढ़ता जाता है तो ये चेंजेस आते हैं। ठीक है, अब हमारे क्या होता है,
फर्स्ट सेट जो हम बॉर्न होने के कुछ महीने बाद हमारे टीथ्स आने लगते हैं, तो वो टीथ क्या होते हैं, हमारी वो एज बिटवीन 6 to 8 तक वो रहते हैं। हम जब खा रहे होते हैं, हम दूध पीते होते हैं, वो मिल्क टीथ कहलाते हैं, ठीक है। उन्हें हमारा नाम दिया गया है मिल्क टीथ, जो दूध के दांत होते हैं। जो दूध पीते टाइम के दौरान ही वो आते हैं, इसलिए उन्हें दूध के दांत कहा जाता है। द सेकेंड सेट रिप्लेस देम आर द परमानेंट टीथ। जब वो दूध वाले दांत जो झड़ जाते हैं, झड़ के जो नए वाले आते हैं, उन्हें परमानेंट टीथ कहा जाता है, जो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहता है, या फिर कोई भी मतलब एज के साथ झड़ जाता है, या फिर सम डेंटल इश्यूज़ के कारण वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इन्हें जो पहले हमारे बॉर्न होने के कुछ महीने बाद आता है, 6 to 8 ईयर के अंदर जब हम दूध पीते होते हैं, उन्हें मिल्क टीथ कहते हैं। और जो उन्हें रिप्लेस करता है, मिल्क टीथ को रिप्लेस करता है, जो लाइफ में हमारे साथ हमारे ओल्ड एज तक रहता है, उन्हें हम परमानेंट टीथ कहते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। विच वन इज़ piercing एंड tearing, ऑल्सो फाइंड आउट वंस दैट यूज फॉर सेविंग एंड ग्राइंडिंग। यहाँ पे फिर से रिकॉर्ड करने के लिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, जहाँ पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं कौन सा दांत क्या काम करते हैं, लोअर जो में रहता है या अपर जो में। यहाँ पे एक टेबल बनाने के लिए दिया गया है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और माउथ हैज़, अभी हमने अभी स्लीवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, तो ये क्या है, salivary gland के बारे में। our mouth has salivary glands which secrete saliva. Do you know that action of saliva on food? अब saliva जो salivary glands होते हैं, वो क्या करते हैं, वो सलाइवा को रिलीज़ करते हैं, ठीक है। सलाइवा यानी कि लार, जो हम बोलते हैं हिंदी में, उसका काम यहाँ पे क्या होता है, अभी सलाइवा का काम, ठीक है। अब हम वो जानेंगे। यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्टिविटी में दिया गया है कि हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, और एक टेस्ट ट्यूब में हमें ए और दूसरे में बी, हमें उससे नेम लेवल करना है। और एक टेस्ट ट्यूब में हमें बॉइल्ड राइस रखना है, और दूसरे में बॉइल्ड राइस 3 to 5 मिनट्स हमें चबा के उस पर रखना है। और दोनों टेस्ट ट्यूब में 3 to 4 ml वाटर हमें डालना है। फिर उसमें आयोडीन सोल्यूशन जो है 2 to 3 ड्रॉप्स हमें आयोडीन सोल्यूशन उसमें डालना है, और फिर ऑब्जर्व करना है। वाई देयर ए चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब्स, अभी टेस्ट ट्यूब में कलर चेंज हो रहा है, क्यों, ये चेक करना है। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर, जो स्टार्च होता है, वाइट सब्सटेंस जो होता है, वो क्या करता है, सलाइवा उसे तोड़कर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। इसी का काम है, वो सलाइवा का काम यही है कि वो जो स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं, उसे तोड़कर शुगर में कन्वर्ट कर देता है। सलाइवा जो है इसका काम है, ठीक है। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, टंग, हमारी टंग ही ऐसी एक ऑर्गन होती है, जो एक मसल्स होती है, उसमें कोई हड्डी नहीं होती है, उसमें वो ब्यूकल कैविटी के बैक साइड से फ्रंट तक आती है। और उसे क्या कहते हैं, वो क्या काम करती है, पहले वो हम उसे हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, पहले ये जान लीजिए। और टंग का क्या काम होता है, हम टंग के कारण ही हम बात कर सकते हैं, हम खाने के अंदर सलाइवा मिक्स कर सकते हैं उसे सॉफ्टेन बनाने के लिए। फिर हम जब खाते हैं तो उसका टेस्ट लेते हैं, किसी खाने का हम टेस्ट भी टंग के इस वजह से ही हम ले सकते हैं। तो अब हम इट हैज़ टेस्ट बड्स ऑन डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, तो टेस्ट बड्स होते हैं हमारे टंग में, जिससे हम अलग अलग फूड का टेस्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैसा वो बना है, ठीक है।
स्वीट्स एंड टूथ डिके, यहाँ पे फिर से टीथ के ऊपर एक यहाँ पे दिया गया है नोट। क्या है, हमारे मुंह के अंदर ये सबको हमें बचपन से ये पता है कि ज़्यादा हमें इस सुनने को भी मिलता है बड़े से कि ज़्यादा चॉकलेट खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे, ज़्यादा स्वीट खाओगे तो दांत खराब हो जाएंगे। तो यहीं पे एक छोटा सा नोट दिया गया है, स्वीट्स एंड टूथ डिके। ठीक है, हमारे मुंह के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हार्मफुल नहीं होते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं, क्योंकि हम हमारे मुंह का अगर हम हमेशा क्लीन करते रहते हैं, ब्रश करते रहते हैं, तो ये बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते। यहाँ पे ही वो रहते हैं। ठीक है, तो मुंह के अंदर ही रहते हैं। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन इन टू लाइव एंड ग्रो इन इट। और अलग अलग बैक्टीरियाज भी जो है, जो हार्मफुल है, वो भी हमारे मुंह के अंदर रहते हैं। तो अगर हम ब्रश नहीं करते हैं, रेगुलरली अपने मुंह को साफ़ नहीं करते हैं, खाना खाने के बाद हम साफ़ नहीं करते हैं, तो ये बैक्टीरिया जो है एक एसिड रिलीज़ करती है। जब वो शुगर प्रेजेंट जो होता है, हमारे खाने का लेफ्ट ओवर पार्ट जो होता है, वो एक एसिड बन जाता है। और यही एसिड हमारे दांतों को ख़राब करती है, डैमेज करती है। इसी के वजह से वो जो अभी सड़न पैदा होती है, उसी का कारण है ये टूथ डिके, मतलब सड़न पैदा होना दांतों में। ठीक है, और हमारे लेफ्ट ओवर जो खाना होता है, दांत में जो फंसा होता है, अगर हम उसे साफ़ नहीं करते हैं, वो खाना एक एसिड छोड़ने लग जाता है, और उसी एसिड के वजह से हमारे दांत ख़राब होने लगते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा स्वीट नहीं खाना चाहिए, या फिर ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाना चाहिए। जो स्वीट पार्टिकल्स जो होता है खाने में, उससे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो स्वीट जो पार्टिकल्स होता है, उसी से वो एसिड रिलीज़ होता है, खाने के मुंह में के अंदर अगर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये नोट हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे एक दिया गया है, यहाँ पे टंग का एक पिक्चर दिया गया है। यहाँ पे कहाँ पे टेस्ट बड्स होता है, ये सारा जो राउंड यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये सारा हो गया टेस्ट बड्स। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे फूड पाइप के बारे में। द सेलर फूड passes into the food pipe, or the food pipe runs along the neck position of the taste buds by this following activity। अब क्या होगा कि हमारे यहाँ पे बोला गया है फूड पाइप के बारे में। अब हम जब मुंह के अंदर पूरा सलाइवा से हम और चबा के हम जो खाना हम सेलो कर रहे हैं। ठीक है, सेलो मतलब सॉफ्टन किया है हमने। अभी उससे हम जो हमारा वो फूड पाइप है, जो कि मुंह से होकर पूरा नेक से होकर पूरा ऐसे गुजरता है पेट तक, उससे हम वहाँ पे खाना जाता है, और वो उसी पास होके हमारे स्टमक तक जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, ये फूड है, खाना ये पूरा फूड पाइप यहाँ से स्टमक के अंदर यहाँ पे जाएगा। movement of the food in the food pipe of the alimentary canal, कैसा खाना जा रहा है इस दो के हिसाब से दिया गया। एंड द चेस्ट, फूड इज पुश्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। ये खाना जो होता है फूड पाइप के वॉल्स हम पुश करते बोल रहे हैं कि यहाँ पे नीचे तक वो पुश करते हैं। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स, एंड द टाइम ऑफ फूड is not accepted by the stomach and is vomited out. Recall the instance when you vomited after eating things. It the reason for it. Discuss with your parents and teacher. अभी क्या बोला गया है यहाँ पे, जब हमारा जो खाना हम खाते हैं, जो खाना खाने के बाद हमारा फूड पाइप जो है उसे पुश करता है, उसके वॉल्स पुश करते हैं पेट के तरफ। अगर वो हमारा पेट अगर उस खाने को एक्सेप्ट नहीं करता है तो हम उसे वॉमिट कर देते हैं और
वहीं पर वॉमिट आउट कर देता है पूरा खाना, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे हम पढ़ेंगे द स्टमक के बारे में। अभी फूड पाइप के बाद क्या आता है, स्टमक। द स्टमक इज अ थिक वॉल बैग, इट्स शेप इज लाइक ए फ्लैटेंड जे एंड it is the widest part of the alimentary canal. It receives food from the food pipe at the end and opens into a small intestine at the other. अब क्या बोला गया है कि स्टमक एक ऐसा थिक वॉल्ड बैग है, एक बैग है जो कि जे के शेप में है और पूरे के पूरे एलिमेंट्री कैनल का डाइजेस्टिव ट्रैक का हमारा सबसे बड़ा एरिया है, मतलब वाइडेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो वो क्या होता है, फूड पाइप में वो होता है एंड फूड पाइप के एंड में वो स्टार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वो मतलब ओपन अप होता है वहीं पे, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूकोस, हाइड्रोलिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूस. द mucus protects the lining of the stomach. The acid kills many bacteria that enter along with the food and make the medium in the stomach acidic and help the digestive juice to act. The digestive juice break down the proteins into simpler substance. अब क्या होता है कि जो इनर वॉल्स होते हैं हमारे स्टमक के, वो एक म्यूकोज नाम का एक और हाइड्रोलिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस उसमें होता है। जो म्यूकोज होता है वो क्या होता है कि स्टमक का जो इनर लाइनिंग है उससे उसमें उसे प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया एंटर विद द अलॉन्ग विद द फूड। अब हम जो खाना खाते हैं उससे उसमें जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया वो भी कभी कभी अंदर चला जाता है। तो जो एसिड है हमारे पेट में वो एसिड उससे किल कर देता है और जो डाइजेस्टिव जूस जो निकलता है उससे काम करने में हेल्प करता है। और यही डाइजेस्टिव जूस जो है वो हमारे जो प्रोटीन्स है, हम जो प्रोटीन इंटेक करते हैं उसे सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। मतलब सिंपल चीज़ें जैसे हम लोगों ने वो कार्बोहाइड्रेट को समझा था, छोटे छोटे पीसेस में उसे भी कट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम क्या है? द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 meters लॉन्ग. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside its wall also secretes juice. अब क्या करता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा वो क्या करता है, ये रिसीव करता है जो लिवर और पेनिक्रीज जो है वो जो जूस निकालते हैं, जो रिलीज़ करते हैं, उसे एक्सेप्ट करता है। और ये 7.5 meters कॉइल्ड और हाईली वो लॉन्ग होता है। अब पेनिक्रीज बिसाइड इट्स वॉल सीक्रेट जूस, और इसके वॉल्स भी जूस निकालते हैं, मतलब रिलीज करते बोल रहे। द लिवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब जो लिवर है वो क्या कर, एक रेड ब्राउन ग्लैंड है बोल रहे हैं, यहाँ पे दिया गया है अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, वो राइट साइड में अपर पार्ट में होता है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का। इट्स secretes bile juice that is stored in a sac called the gallbladder. अब लीवर क्या रिलीज़ करता है, जो लीवर है उसमें बाइल जूस रिलीज़ करता है और ये एक गोल ब्लैडर नाम का एक बैग होता है, एक बस्ता होता है, उसमें वो स्टोर करके रखता है। मतलब अभी यहाँ पे दो बातें पता चली है, जो क्या 3 बातें यहाँ पे पता चली है एक्चुअली। जो लिवर है, लिवर क्या होता है, पूरा बॉडी का वो
सबसे बड़ा वो ग्लैंड है और ये बॉडी के अपर पार्ट में, एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में होता है, अपर पार्ट में। और ये जो लीवर है वो बाइल जूस रिलीज़ करता है। बाइल जूस एक गोल ब्लैडर में, एक बस्ते में, गोल ब्लैडर नाम का एक बस्ता होता है, उसके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑन फैट्स। जो बाइल जूस है वो बाइल क्या करता है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फैट्स में, ठीक है। वो फैट्स के लिए मतलब वो काम करता है। द पेनिक्रीज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। जो पेनिक्रीज होता है वो वो स्टमक के जस्ट नीचे होता है और वो क्रीम कलर का होता है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है द पेनिक्रीज जूस एक्ट्स ऑन द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इन सिंपलर फॉर्म। अब जो पैनक्रिटिक होता है जूस, जो वो क्या कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, इन तीनों को ही सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, मतलब ये काम करता है, सिंपलर सब्सटेंस में इनको कन्वर्ट करता है। द partially digest food now reach the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of food. The carbohydrate get broken into simple sugar such as glucose, fat into fatty acids and proteins into amino acid. अब यहाँ पे क्या होता है, जो अभी पार्शली फूड जो अभी डाइजेस्ट हुआ है, ठीक है, पार्शली कैसे डाइजेस्ट हुआ है अभी, मतलब जो स्टमक के लीवर के बाद, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, यहाँ पे आने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, एक इंटेस्टाइनियल जो जूस होता है वो बाकी का काम करता है। जब पेट से आने के बाद, हमारे स्टमक से आने के बाद इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनियल जो जूस होता है वो बाकी का आधे जो हज़म हुए खाने को क्या करता है, मतलब कंप्लीट करता है काम, जो कि होता है कि कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल पीसेस में, जैसे शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, वैसे ही फैट्स को फैटी एसिड में और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड में वो कन्वर्ट कर देता है। अभी एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन ये हम पढ़ेंगे। द डाइजेस्ट फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड अब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक outgrowths. These are called villi, singular villis. Can you guess what the role of villi could be in the intestine? The villi increase the surface area for absorption of the digested food. Its villis has a network of thin and small blood vessels close to its surface. अब अब्जॉर्ब कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना हमारा, यहाँ पे दिया गया है। जब अभी बारी क्या है, खाना जब हजम होता है, जो अभी जो कंपोनेंट्स है उसे ब्लड वेसल्स के अंदर से पार होना होता है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से, और उसे क्या कहते हैं, अब्जॉर्प्शन। जो यहाँ पे जो छोटे छोटे ब्लड वेसल्स है वो सोक करते हैं, ठीक है, उसे अब्जॉर्प्शन कहते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स। फिंगर जैसे छोटे छोटे ऐसे आउटग्रोथ्स होते हैं
उसे हम क्या कहते हैं, विलीज कहते हैं या फिर विलस। एक सिंगुलर में एक को हम विलस कहते हैं। तो इनका काम यह क्या होता है, द विलीज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑन द डाइजेस्टेड फूड। ये जो होता है विलीज का काम क्या होता है, ये मतलब एक साथ क्या करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, बढ़ा के इनको अब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और इनको जब ब्लड वेसल्स के अंदर इनके कंपोनेंट्स जब ट्रैवल करते रहे, फूड मटेरियल जो होता है वो जाते हैं अंदर, तो ये ट्रांसपोर्ट के एक मीडियम के जैसे काम करता है। वो उनके अंदर से उसे पास करता है डिफरेंट ऑर्गन ऑफ बॉडी वेयर दे आर यूज फॉर टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द proteins required by the body. This is called assimilation in the cells. Glucose breakdown with the help of oxygen into carbon dioxide and water, and energy is released. The food that remains undigested and unabsorbed enter into the large intestine. जब होता है ये सरफेस एरिया, जब वेली जो होता है वो अब्जॉर्ब कर देता है, तो एक्सपेंड कर देता है, तो अब्जॉर्ब करते हैं डाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है फूड का, वो उसमें ही अब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन ब्लड वेसल्स के साथ कोई जो अनडाइजेस्ट हो जाता है, अनडाइजेस्ट जो खाना होता है, फूड होता है, वो क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें अंदर चला जाता है वो, और वो उसके अंदर चला जाता है। अब द लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसका काम क्या है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये ज़्यादा शॉर्टर है लेकिन वाइडर है, ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। इट इज़ 1.5 मीटर इन लेंथ। इट्स फंक्शन इज टू अब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, ये वाटर और जो सॉल्ट अनडाइजेस्ट फूड के अंदर सॉल्ट मटेरियल है उसको अब्जॉर्ब करना, इसे डाइजेस्ट करना, इसका लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। रिमेनिंग जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो बच के रिमेनिंग चीज़ें आ जाती हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ें, वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है। रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड remains there as semi-solid phases. The fecal matter is removed through the anus from time to time. This is called ejection. अब क्या होता है कि जो अनडाइजेस्ट फूड है यहाँ पे वो ऑब्जर्व कर लेता है वाटर और सम सॉल्ट मटेरियल जो अनडाइजेस्ट फूड में होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्जर्व करता है। फिर जो वेस्टेज चीज़ें हैं वो रेक्टम से होते हुए सेमी सॉलिड फेकल्स से होते हैं, जो कि अनूज में जाके वो टाइम टू टाइम वो रिमूव कर दिए जाते हैं, बाहर निकाल दिए जाते हैं। उस बाहर निकाल के को प्रोसेस को ही बोलते हैं इजेक्शन, मतलब अंदर डालने को कहते हैं इंजेक्शन और इसे कहते हैं इजेक्शन। अब यहाँ पे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स दिया गया है। हैव यू ऑब्जर्व काउज, बफेलोज एंड अदर grass eating animals chewing continuously even when they are not eating? Actually, they quickly swallowed the grass and stored in the part of the stomach called rumen. Here the food gets partially digested and is called cud. But later the cud return into the mouth in small lumps and the animal chew it. The process is called rumination and these animals are called ruminates. अब जो ग्रास ईटर एनिमल्स होते हैं
वो यहाँ पे क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है, वो लोग जब खा भी नहीं रही होते फिर भी कंटिन्यू वो सीविंग करते रहते हैं, चबाते रहते हैं कुछ। ये कैसे होता है? अब क्या करते हैं वो, जब वो खाना चबा के स्टमक में एक पार्ट होता है रमन, उस वहाँ पे वो मतलब स्टमक में वो स्टोर करते रहते हैं, और इसी को क्या कहते हैं, रमन कहते हैं। यह द फूड गेट्स, फिर वो पार्सली डाइजेस्ट होके खाना वो स्टोर होता है, इसलिए उसे कट कहते हैं। और इन्हीं और बाद में इस यही कट उनके मुंह में वापस आ जाता है एक लम्स के तरीके से, और उसे वो फिर चबाते रहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रमिनेशन। और ये जो एनिमल्स जो चबा के वापस मतलब पार्सली डाइजेस्ट खाने को फिर से वो खाते रहते हैं या फिर चबाते रहते हैं, इन्हें बोलते हैं रमिनेंट्स। The grass is rich in cellulose, a type of carbohydrate. In ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, include humans, cannot digest cellulose. Animals like horse, rabbit, etc., have a large sac-like structure and called cecum, but the food pipe and the small intestine, the cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which not present in humans. So far you have learnt about animal which process of digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire the digest food? In the section below you will learn about interesting way of food intake. अब क्या होता है कि यहाँ पे जो एनिमल्स है, ग्रास ईटिंग एनिमल्स, वो उनमें ग्रास में बहुत सारा सेलुलेज होता है, और ये जो एनिमल्स होता है वो अच्छे से मतलब सेलुलेज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो ह्यूमंस होते हैं वो सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो इनमें जो बैक्टीरियाज होते हैं वो यही ग्रास ईटिंग एनिमल जो है वो ही डाइजेस्ट कर सकते हैं, और ये एक बैक्टीरिया के कारण होता है जो कि द सेलुलेज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमंस। जो एक ये जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करते हैं, एक अलग टाइप का बैक्टीरिया उनके अंदर होता है, इसलिए वो कर पाते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया ह्यूमन के अंदर ना होने के कारण ह्यूमन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमोइबा के बारे में यहाँ पे दिया गया है। अमोइबा इज ए माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। ये जो है organism found in pond water. Amoeba has a cell membrane and a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vacuoles in its cytoplasm. Amoeba constantly changes its shape and position. It pushes out one or more finger-like projection called pseudopodia or false feet movement. तो यहाँ पे अब हमने जाना कि अभी क्या होता है ह्यूमंस एंड एनिमल्स के बारे में, कि यहाँ पर कैसे न्यूट्रिशन का प्रोसेस करते हैं।
आज हम लोगों ने न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मुझे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो मुझे कमेंट में लिखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।